गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है और फ़ोटोसिंथेसिस की एक्चुअल साइट क्या है, कि एक्चुअली फ़ोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। स्ट्रक्चर भी हमने देखा था, क्लोरोफिल की, क्लोरोप्लास्ट की संरचना भी हमने देखी थी। लेकिन आज हम बात करते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस की मैकेनिज़्म क्या है और उसमें कौन कौन सी स्टेजेस परफॉर्म होती है। एक एक करके हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस की। इसमें सबसे पहले आप देखें कि क्या है फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस में दो स्टेजेस होती है या दो रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहला स्टेज होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यानी कि इस रिएक्शन को होने के लिए या इस स्टेज को कंप्लीट होने के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। इसको हम बोल सकते हैं लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत होगी इसमें। इस लाइट को क्या करेगा, क्लोरोफिल यूज़ करके एटीपी फॉर्मेशन करेगा लाइट रिएक्शन में। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट घटना फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा इसमें। फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनना। लाइट रिएक्शन का मेन उद्देश्य है कि लाइट की उपस्थिति में एटीपी बनना लाइट रिएक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसे ही लाइट रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी तो फिर डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगी। यानी कि इस डार्क रिएक्शन के लिए लाइट का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। यानी कि लाइट से क्या है, ये टोटली इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन आर यूज्ड टू फॉर्म सी कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कुल मिला के जैसे मैंने ऊपर वाली रिएक्शन में आपको बताया कि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनेगा। अब यहाँ क्या होगा, एटीपी की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो एक्चुअल में फूड का सिंथेसिस कौन सी रिएक्शन में होगा, डार्क रिएक्शन में होगा। तो बात समझ में आ गई। ये डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं अंधेरे में होगी, यानी लाइट की ज़रूरत नहीं है इसमें, लाइट इंडिपेंडेंट है ये। इज इट क्लियर? देन recent evidence suggested that the major enzyme of dark reaction is indirectly stimulated by light। देखिए अभी रिसर्च जो रिसेंट हुई है उसमें ये पता लगा है कि जो फूड डार्क रिएक्शन में बनेंगे उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो लाइट से ही एक्टिवेट होंगे। तो लाइट रिएक्शन में सारे एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे और एटीपी बन जाएगा, और उन एंजाइम और एटीपी की मदद से डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। अब लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, मैंने अभी आपको पिछली क्लास में क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बताई थी, उसमें ग्रेना बताया था। तो ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होगी और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होगी। इज इट क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट की दो जगह पर ये दोनों रिएक्शन परफॉर्म होगी। अब हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों का कॉरिलेशन। आप देखेंगे जो मैंने आपको अभी जो बात बताई है उसको डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे क्या है इसमें। आप देखें कि भाई लाइट आ रही है सन से, कौन सी रिएक्शन हो रही है, लाइट रिएक्शन हो रही है। और मैंने एक स्टेप अभी बताया फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी एटीपी बनेगी। इस प्रोसेस में क्या बन गई, एटीपी बन गई, ये एटीपी बन गई। और इस एटीपी को यूज करके क्या स्टार्ट हो जाएगा, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन यहाँ स्टार्ट हो गई कैल्विन साइकिल के थ्रू, और क्या प्रोडक्ट बन गया, शुगर। यानी कि कोई भी रिएक्शन स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। पहले क्या होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन से एटीपी बनेगा उस लाइट से, और फिर बनेगा शुगर, यानी कैल्विन साइकिल चलेगा, डार्क रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये स्टेप।
अब आप लाइट रिएक्शन को डिटेल में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है लाइट रिएक्शन में। पहली बात तो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है लाइट रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पॉइंट हो गया। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए जो होता है वो लाइट के प्रेजेंस में एक्साइट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, और इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है। वो एनर्जी एडीपी को कन्वर्ट कर देगा किस में, एटीपी में। ठीक है। और एनएड देखो, ये लाइट रिएक्शन दो स्टेप में होगी, एक तो साइक्लिक प्रोसेस होगा, एक नॉन साइक्लिक होगा। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में तो NaDPH2 भी बनेगा जो वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो देखिए अब आप, फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या है। फोटोसिंथेटिक यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये पूरी की पूरी एक फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है, यानी इसमें बहुत सारे क्लोरोफिल के ग्रुप होते हैं जिन्हें हम पिगमेंट मॉलिक्यूल कहते हैं, और उसमें एक होता है रिएक्शन सेंटर। अब जैसे ही लाइट आती है, ये फोटोन, तो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल धीरे 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 एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में जाता है तो एनर्जी रिलीज़ करता जाता है, और वो एनर्जी जहाँ भी ज़्यादा निकलती है वो एडीपी से जुड़ करके एटीपी बना देती है। तो ये सारी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, फोटोसिंथेटिक यूनिट ज़रूरी होता है। तो आपसे पूछा जाएगा फोटोसिंथेटिक यूनिट में क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि फोटोसिंथेटिक यूनिट में क्या होगा, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल होगा विच कंबाइन टुगेदर टू कॉज ए फोटोकेमिकल एक्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करेंगे ये, ठीक है। फिर माइग्रेशन ऑफ लाइट हो रहा है, जैसे पिगमेंट में से माइग्रेशन होके रिएक्शन सेंटर पे पहुंचेगा, फिर ट्रैपिक सेंटर या रिएक्शन सेंटर पे जब आ जाएगा तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ये सब मिल के क्या बनाएंगे, फोटोसिंथेटिक यूनिट बनाएंगे। अब देखो ये काम कैसे करेंगे, ये इसने पूरी वही बात बताई है, ठीक है, कि भाई ग्रुप बन जाएगा फोटो। यहाँ आप देख सकते हैं लाइट किस फॉर्म में आती है, फोटॉन्स की फॉर्म में लाइट आएगी। क्वांटम क्या है, फोटोन है सर्टेन एनर्जी वैल्यू होती है इनकी, जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया लगभग 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं जो फोटोसिंथेटिक यूनिट बनाएंगे। वो क्या पकड़ेंगे, फोटोसिंथेसिस को पकड़ेंगे, और वो फोटोन को पकड़ेंगे और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और वाटर स्प्लिट होकर के वहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में तो अभी हम पढ़ना है हमें, लेकिन यहाँ दो इम्पॉर्टेंट बातें आ रही हैं। रेड ड्रॉप क्या है, रेड ड्रॉप क्या है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। रेड ड्रॉप बताया था किसने, इमर्शन ने। इमर्शन ने क्या किया कि जैसे ये एक प्लांट की लीफ है, इस लीफ पे अगर मैं केवल रेड लाइट डालूं, केवल रेड लाइट, तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है जो कम बनेगा अगर मैं एक ही प्रकार की लाइट डालूंगा। तो अगर मैं रेड के साथ साथ ब्लू लाइट भी डालूं, दोनों लाइट डालूं, तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट को पकड़ने के लिए यहाँ पर दो तरह की फोटोसिंथेटिक यूनिट काम करती है। जब आप रेड ही लाइट डालते हो तो एक ही यूनिट काम आती है, और अगर आप दो तरह की लाइट डाल रहे हो तो दोनों यूनिट काम करती है। और जब दो यूनिट काम करेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा, सीधी बात है। ठीक है, तो इमर्शन ने इसको प्रूफ कर दिया। इमर्शन ने क्या कहा, इमर्शन ऑब्जर्व दैट फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, अगर आप एक ही लाइट डालोगे, व्हेन द प्लांट शिफ्टेड फ्रॉम शॉर्ट वेवलेंथ 650 नैनोमीटर की एक ही तरह की वेवलेंथ डाली, ठीक है, नैनोमीटर, टू वेवलेंथ लॉन्गर देन 680, दिस डिक्लाइन रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस अंडर लॉन्ग वेव
लाइट रेड इज़ डिस्क्राइब एज रेड ड्रॉप। यानी कि इमर्शन ने जब केवल रेड लाइट ही डाली, यानी 680 नैनोमीटर से बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट डाली, तो केवल उस रेड लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन घट गया। उस घटने को ही क्या कहा? रेड ड्रॉप। इज इट क्लियर? फिर इस रेड ड्रॉप के एक्सपेरिमेंट के बाद ही इमर्शन इफ़ेक्ट दिया इमर्शन ने क्या कहा? इमर्शन ने कहा कि अगर आप एक ही प्रकार की लाइट डालोगे तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन घटेगा, लेकिन आप छोटी वेवलेंथ यानी ब्लू लाइट भी डालोगे और रेड लाइट भी डालोगे तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसको क्या कहा? इमर्शन का एनहेंसमेंट इफ़ेक्ट। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि लाइट छोटी वेवलेंथ को पकड़ने के लिए भी फोटो सिस्टम में काम है और बड़ी वेवलेंथ को पकड़ने के लिए भी फोटोसिंथेटिक यूनिट काम करती है। ठीक है, यानी दो तरह की फोटोसिंथेटिक यूनिट्स काम कर रही है। तो ये था इमर्शन का एनहेंसमेंट इफ़ेक्ट। फिर आप देखें फ़ोटो सिस्टम की अवधारणा आ गई कि भाई लाइट को पकड़ने के लिए एक सिस्टम काम नहीं कर रहा, दो सिस्टम काम कर रहे हैं। कैसे प्रूफ किया फिर इसको? आप देखें, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल फोटो सिस्टम फर्स्ट। उन्होंने कहा कि दो सिस्टम में एक फोटो सिस्टम फर्स्ट है, एक फोटो सिस्टम सेकंड है। फर्स्ट वाला कितनी बड़ी वेवलेंथ की लाइट को पकड़ेगा? 700 नैनोमीटर। और इसीलिए इसका नाम हम P700 दे देते हैं, यानी कि पिगमेंट 700। फोटो सिस्टम फर्स्ट इट एसोसिएटेड विद एंटीनी पिगमेंट। वही सारी चीज़ है, यानी कि आप देख सकते हैं उस यूनिट में यहाँ आप क्या देख सकते हैं, ये अगर PS फर्स्ट है तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है ये P700 कहलाएगा। ठीक है, P700 है ये। और ये सारे एंटीनी मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, ये और रिएक्शन सेंटर क्या होगा? P700। इज इट क्लियर? और अगर अभी मैं बताऊंगा P680, तो PS सेकेंड में क्या होगा? ये रिएक्शन सेंटर जो होगा P680 होगा ये। इज इट क्लियर? और वही एंटीनी मॉलिक्यूल्स होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने कहा कि जो रिएक्शन सेंटर होगा वो क्या होगा? P700। इट्स एसोसिएटेड एंटीनी पिगमेंट वो हैं ही, और ATP सिंथेसाइज एंजाइम होंगे इन स्ट्रोमा लैमेली के अंदर, यानी ग्रेनम और स्ट्रोमा लैमेली के अंदर। अब ऐसे ही फोटो सिस्टम सेकेंड में क्या होगा? P680 होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा वही सारे एंटीनी मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो और ये 680 वेवलेंथ तक की लाइट को एक्सेप्ट करेंगे। देयरफॉर द क्वांटम यील्ड बढ़ेगी या घटेगी? अगर दोनों काम करेंगे तो बढ़ेगी। यील्ड डिक्रीज 680 नैनोमीटर। अगर एक यूज करोगे तो केवल एक ही सिस्टम काम करेगा, तो क्वांटम यील्ड घट जाएगी, रेड ड्रॉप हो जाएगा। और अगर दोनों यूज करोगे तो क्वांटम यील्ड बढ़ जाएगी। तो ये थे फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड। अब हम डिटेल में बात करेंगे लाइट रिएक्शंस कैसे अपना काम करती है, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस होगा और ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या है, जेड स्कीम क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।